Welcome students. Our today's learning objective is cytoplasmic inheritance. हम समझेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग जितने भी इनहेरिटेंस पढ़ते थे, यानी कि हम बात करें मेंडल्स के रूल्स की, मेंडल साहब जिस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ना होकर के वो कैसा इनहेरिटेंस है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। ध्यान से समझे मेरी बात। इनहेरिटेंस टर्म आते ही हमारे मन में होता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा होगा कैरेक्टर्स का, और ये कैरेक्टर का ट्रांसफर किनके थ्रू हो रहा होगा? क्रोमोसोम्स के थ्रू। किनके थ्रू हो रहा होगा स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा होगा। और ये क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। इस इनहेरिटेंस को जो न्यूक्लियस के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा था, इसके सारे के सारे रूल्स अपन ने जो पढ़े हैं मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, वो सारे रूल्स किस बात को बताते हैं? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को। किसे बताते हैं? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को। आपको याद रखना है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी कि जो अभी तक हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर हम लोग पढ़ रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो ये जितनी भी 9:3:3:1 का जो रेशियो अपन ऑब्टेन कर रहे थे, वहाँ पर हम कहाँ की बात कर रहे थे? न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। क्लियर? बट अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में, इट इज़ नॉट न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो बात आई, अब आपको ये बात करने से, इसके बैकग्राउंड से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इट वाज नॉट गिवन बाय मेंडल। तो इसको किसने दिया था? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉरेंस। इसे स्टूडेंट्स किसने इंट्रोड्यूस किया? इस कंसेप्ट को दुनिया को किसने बताया? कॉरेंस ने। किन्होंने बताया है? कॉरेंस ने। जी हाँ, ये वही कॉरेंस हैं जो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस को भी बताया हुआ था। क्लियर? उन्होंने ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को भी इंट्रोड्यूस किया। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आखिर है क्या? है क्या चीज़, और इसमें क्या इनहेरिटेंस के रूल्स हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या? अब आप में जिज्ञासा बन चुकी है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उन जीन्स का इनहेरिटेंस है, ऐसी जीन्स जो कहाँ पर पाई जा रही हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन, और यू कैन से ब्रैकेट में अपन क्या लिख सकते हैं? साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, हमारे समझ में नहीं आ रहा सर ये साइटोप्लाज्म चीज क्या है। तो ध्यान से समझिए, ये हमारी एक सेल है, ये अपनी क्या है? सेल है। और ये सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप पीएम से समझ जाएंगे, इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। क्लियर? ये जो पूरा पोर्शन आप यहां पर देख रहे हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोसोलिक पोर्शन है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी। तो ये हमारी सेल है,
इस सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे हमने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये कौन सा पोर्शन है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म। आपको क्लियरली विजिबल है ये साइटोप्लाज्म जी। तो इस साइटोप्लाज्म के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म कहाँ से आएगा, किसकी साइड से आएगा, मदर से आएगा या फादर से आएगा, और आएगा भी तो क्यों आएगा, इसके क्या रोल्स हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है यहीं पे समझ लें, इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल। स्टूडेंट कंसेप्ट पे ध्यान देना, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल। इन ऑर्गेनेल के आप नाम बता सकते हैं, जी हाँ बता सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं, सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल। उन सेल ऑर्गेनेल के नाम क्या हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आप मुझे ये बताओ कि किन सेल ऑर्गेनेल का, वो कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका इनहेरिटेंस होगा। ध्यान से समझें, वो कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका इनहेरिटेंस होगा। इनहेरिटेंस कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, सिंपली आप समझ पाएं कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ से होंगे, जीन के थ्रू होंगे। और ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम में। और एग्जैक्टली अगर हम पढ़ें तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि क्रोमोसोम के पास है क्रोमैटिन में प्रेजेंट है डीएनए, और उसी डीएनए के छोटे से भाग को हम लोग क्या बोल लेते थे, जीन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट विजिबल है आप लोगों को, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जो दो सेल ऑर्गेनेल हैं, ये कैसा इनहेरिटेंस शो करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें, देन अपन नोट डाउन करेंगे। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा, फिर से रिकॉल करिए। ये हमारी एक सेल है, ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियस है। अभी तक मोनोहाइब्रिड मेंडल्स के रूल में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पर किसके इनहेरिटेंस की बात की है, न्यूक्लियस के अंदर के क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात की। किसकी बात की है हम लोगों ने, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात की। यहां पर हमारा फोकस न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो हम किसके इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, इस अपने साइटोप्लाज्म की। तो इस साइटोप्लाज्म में बात आई कि क्या पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होने जा रहा है, जी हाँ वो तो है ही है। लेकिन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसफर होगी, आपको पता है ट्रांसफर तो वही होगी जहां पर जीन प्रेजेंट है। तो क्या राइबोसोम ट्रांसफर होगा, जी नहीं। क्या ट्रांसफर होगा यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या ट्रांसफर होंगे स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही क्यों ट्रांसफर होंगे, लाइसोसोम क्यों नहीं ट्रांसफर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने पढ़ा है सेल की क्लास में, क्लास 11th में, कि व्हाट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। रिकॉल करिए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कौन से हैं, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। Why they are called semi autonomous organelle? Because माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो अब आप देख पाएंगे क्या लाइसोसोम के अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है, सोच के बताएं। ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट है। जब लाइसोसोम में डीएनए है ही नहीं तो जीन भी नहीं होगी, और जब जीन ही नहीं है तो ट्रांसफर किस चीज का करोगे, इनहेरिटेंस जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है वो होता किस चीज का है, जीन का ही ना। जब जीन ही नहीं प्रेजेंट है लाइसोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो फिर क्या वहां पर ट्रांसमिशन हो सकता है,
जी नहीं, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट देयर इनहेरिटेंस इज नॉट अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव डीएनए। इस स्टेटमेंट से आपके एम्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे असर्शन एंड रीजन के। तो आपको क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये तो जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये क्या शो करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या शो करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों शो करते हैं, इसलिए शो करते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो आइए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। ठीक, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है साइटोजेन, इसे मैं रेस कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लें आप लोग। आइए समझते हैं कि साइटोजेन क्या है सर। आपको स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने समझा कि इनहेरिटेंस of characters those found in the cytoplasm are termed as the cytoplasmic inheritance. Clear? तो यहाँ पर हमें समझना है कि साइटोजेन्स क्या है। The genes which are found in the cytoplasm is called cytogen. वो सारी जीन जो साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, साइटोजेन बोलेंगे। नोट डाउन कर लें। The gene which are found in cytoplasm is called जो जीन साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगी उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, साइटोजीन। These cytogenes are also known as plasma gene. These cytogenes are also known as plasma gene. These cytogenes are also known as extranuclear gene. Also known as extranuclear gene. इन्हें हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन क्यों कहा गया, क्योंकि अभी आपने समझा कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं है जीन्स, ये जीन्स कहाँ पर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस कहने का मतलब ऐसी जीन्स जो न्यूक्लियर जीन्स के अलावा है, एक्स्ट्रा है। वो जीन्स कौन सी हैं, साइटोप्लाज्म की जीन है। उन्हीं को जो साइटोप्लाज्म में जीन प्रेजेंट है उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोजीन। साइटोजीन्स आर व्हाट, द जीन्स विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अभी हमने समझा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, सराउंडेड मटेरियल, दैट इज द साइटोप्लाज्म। वहां की जीन को हमने क्या बोला, साइटोजीन। और इसी साइटोजीन को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन समझ में आ गया। सो आप एक पॉइंट और नोट डाउन करें कि कौन सी जीन्स हैं जो शो करेंगी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी समझा था आपने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, नोट डाउन कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट शोज, क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, दे विल शोज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस शो करते हैं ये, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन शो कर रहे हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं, बिकॉज ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साथ साथ में इनके अंदर दे हैव देयर ओन डीएनए। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है।
दैट्स वाई दे विल शो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर टू ऑल? तो एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक। आपके बोर्ड में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन कर लें इसे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस is also known as extranuclear inheritance. Inheritance is also known as extra न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। क्यों एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह रहे हैं? बिकॉज कि आउटसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है। इसके साथ साथ में इट इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस तो कहेंगे ही, और क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसे हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैटरनल इनहेरिटेंस। इसे सर मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। आप एग्री किए इस बात से, बिकॉज द जीन्स फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस दे विल शो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं बिकॉज कि ये साइटोप्लाज्म के थ्रू इसका इनहेरिटेंस हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के थ्रू हो रहा है। इज इट क्लियर? बट सर हाउ इट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, व्हाई इट इज नॉट पैटर्नल इनहेरिटेंस? ये मैटरनल इनहेरिटेंस इसे हम क्यों कह रहे हैं? तो लिख लें, इट इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज, इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, इट इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस व्हाई? इसे मैटरनल इनहेरिटेंस हम क्यों कह रहे हैं? Because it occurs through, because इसे cytoplasmic inheritance called maternal inheritance because it occurs through female. It occurs through female. ये स्टूडेंट्स क्योंकि किसके थ्रू हो रहा है? It occurs through a female. किसके थ्रू होता है ये? फीमेल के थ्रू होता है। अब यहां पर आपको ये बात समझनी है कि ये फीमेल के थ्रू तो हो रहा है सर, ये मेल के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है? क्लियर? यहां पर नोट डाउन करें, बिकॉज इसका मतलब ये लाइन क्यों है सही? इट अकर्स थ्रू फीमेल। ठीक है सर, मैटरनल इनहेरिटेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज मदर के साइड से होता है। सर मदर का मतलब तो होता है फीमेल, इसमें कौन सी नई बात है? आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें कौन सी नई बात है, तो ध्यान से समझें। बिकॉज जाइगोट रिसीव, बिकॉज जाइगोट, जो जाइगोट है, जाइगोट रिसीव्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम मदर। बिकॉज जाइगोट रिसीव्स, जाइगोट जो हैं ये रिसीव करते हैं साइटोप्लाज्म, बिकॉज द जाइगोट रिसीव्स साइटोप्लाज्म। जाइगोट क्या रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म को। कहाँ से ये रिसीव कर रहे हैं साइटोप्लाज्म को? फ्रॉम द मदर। दे आर रिसीविंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मदर। सर ये अब आप लोगों को इतनी पॉइंट समझ में आ गए कि सर it is also cytoplasmic inheritance is also known as maternal inheritance because maternal means mother and mother is a female because it occurs through a female। क्योंकि ये फेनोमेनन किसके थ्रू हो रहा है? जो साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो रहा है, इट इज फ्रॉम द मदर, क्योंकि ये मदर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो उसी लाइन का मतलब हमने समझा, बिकॉज द जाइगोट रिसीव्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मदर। क्योंकि जो जाइगोट है
ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? जाइगोट जो है, जाइगोट हमारा रिसीव कर रहा है साइटोप्लाज्म फ्रॉम दी फीमेल और यू कैन से फ्रॉम दी मदर। क्लियर सर? इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, आइए समझते हैं। तो हमें समझना है, हमने समझ लिया है अभी तक क्या क्या, कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। व्हाई? बिकॉज द जीन्स, you can say because the genes of zygote are similar to the genes of cytoplasm of the mother। क्योंकि जो जाइगोट के अंदर जो जीन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो जीन कहाँ से आ रहे हैं? मदर की साइड से आ रहे हैं। यानी कि जो साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? मदर से हो रहा है। तो कैसे हो रहा है उसी बात को समझते हैं। अब ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। ये समझिए कि आपकी बर्थ के पहले क्या क्या इवेंट्स हुए। क्लियर? तो प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे। आपकी मदर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपकी मदर ने आपको क्या दिया था? ओवम। आपकी मदर ने क्या प्रोड्यूस किया? ओवम। ओवम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मदर, यू पीपल नो वेरी वेल। तो ओवम कहाँ से आया होगा? मदर की साइड से आया होगा। दैट इज व्हाट? ओवम। अगर हम बात करें इस ओवम की, इस ओवम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। एन से मैं इसे क्या लिख दूँ? कैपिटल एन। इसे मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियस। क्लियर? अब ये जो इस तरीके का पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, दैट इज व्हाट? ये तो सर न्यूक्लियस है। ये स्ट्रक्चर हमने किसका बनाया? ओवम का। हम समझ क्या रहे हैं? हमने एक लाइन लिखी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं बिकॉज इट अकर्स थ्रू अ फीमेल। क्योंकि ये किसके थ्रू होता है? फीमेल के थ्रू होता है। क्लियर? अब ये फीमेल के थ्रू ही क्यों होता है उस बात को समझ रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान से समझें। तो जो हमारा ओवम है, जो हमारी ह्यूमन बींग्स का ओवम है, वो कैसा है स्ट्रक्चर है? ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? इट इज हैप्लॉइड। कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड। आप लोग समझते हैं? अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब हर पेयर की एक डबलेट है, एक एक्स्ट्रा कॉपी है। बट यहाँ पर हैप्लॉइड लिखा हुआ है, इट मीन्स देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ वन जीन। क्लियर? तो हैप्लॉइड को हम लोग किस लिए डोनेट कर लेते हैं? स्मॉल एन से। समझ जाएंगे। ये ओवम किसके साथ में फ्यूज होता है आप लोगों को पता है? स्पर्म के साथ। मैं एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ स्पर्म का आपके समझने के लिए। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म के अंदर भी यहां पर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। न्यूक्लियस इज फाउंड इन बोथ, यहां पर लिख लें जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ ओवम एज वेल एज स्पर्म। स्पर्म में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर ये ओवम में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और आपको पता है, आप फैक्ट की तरीके से पढ़ते थे, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग कौन सी है? ओवम। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए, लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। जो ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है, वो तो न्यूरॉन है। बट अगर हमसे कोई पूछे लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का डिफरेंस समझते हैं। लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी सेल, लार्जेस्ट मीन्स बड़ी सेल, बिगर सेल। जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी है? ओवम की है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म। क्लियर? तो अब समझने की बात ये है कि जो लार्जेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट इसलिए है बिकॉज, अब देखिए ओवम भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी कैसा है हमारा? हैप्लॉइड। ये भी कैसा है? हैप्लॉइड। दोनों ही हैप्लॉइड हैं, बट ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। ओवम कैसी सेल है हमारी? लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। जबकि स्पर्म हमारी कैसी है? स्मॉलेस्ट है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो है कि नहीं है? तो ये लार्जेस्ट सेल है, ये स्मॉलेस्ट सेल है, ऐसा क्यों? बट बोथ आर द हैप्लॉइड। सर आप कह रहे हैं दोनों हैप्लॉइड है, लेकिन उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि ये लार्जेस्ट है और वो स्मॉलेस्ट है, ऐसा कैसे? बिकॉज ओवम हैज लार्जर नंबर ऑफ
ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है इसे अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्योंकि ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो काफी हाई है, जबकि स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म है तो बट इट इज इन अ वेरी मिनिमम अमाउंट। क्योंकि स्पर्म में जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो कम है, जबकि ओवम में साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या है? हाई। इज इट क्लियर? तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसके पहले क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स? जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। तो ये जो जाइगोट है इट इज व्हाट? इट इज द जाइगोट। ये जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो ध्यान से समझे, मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंटल सिस्टम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, जो भी मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली कि फ्यूज हो गए मेल, ओवम और स्पर्म, वहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हुई ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर? अभी की क्लास के लिए सिर्फ इतना इनफ है कि आप ये समझ पाएँ कि ये क्या है? हैप्लॉइड है, एन है, और ये क्या है? एन है। एन के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पर भी क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। एन 1n + 1n इज इक्वल टू 2n। तो ऑब्वियस सी बात है जाइगोट कैसा होगा हमारा? डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा हमारा जाइगोट? जाइगोट हमारा कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 2n। ध्यान से समझें कि कैसे मैंने जाइगोट क्यों डिप्लॉइड है, इस बात को समझ लें आज के आज। ओवम कैसा था? हैप्लॉइड 1n, स्पर्म वाज हैप्लॉइड 1n। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब कि स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स हो गए। जब मिक्स हो गए इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फ्यूज हो गए, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा जाइगोट बना वो कैसा होगा? उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो दोनों का होगा, इनका वाला भी न्यूक्लियस होगा, इनका वाला भी न्यूक्लियस होगा। मतलब जो न्यूक्लियस है वो दोनों इंडिविजुअल्स का है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2n। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये n है और ये क्या है? n है, और यहाँ पर जो जाइगोट बन रहा है वो कैसा है? 2n। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर बात आई सर साइटोप्लाज्म की, तो ध्यान से समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म कम है, और साथ साथ में आपको पता है स्पर्म हैव अ मोबिलिटी, मोबाइल होते हैं, तो ये मूवमेंट करते समय इनके अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, अब ऑब्वियस सी बात है स्पर्म में क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एनिमल्स में आपको पता है एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो स्पर्म आपको पता है ह्यूमन मेल से आ रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और वो ओवम तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी एनर्जी लॉस कर चुका होता है, एकदम थका हुआ होता है। क्लियर? तो उस थकावट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फॉल्स ऑफ हो चुके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या फिर यूं कहें उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फॉल्स ऑफ हो चुका होता है। फॉल्स ऑफ कहने का मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, तो इनके पास साइटोप्लाज्म बचता ही नहीं है, एक तरीके से मिनिमल अमाउंट में होता है, वो फिनिश हो चुका होता है। तो साइटोप्लाज्म और ओवम एक आपको पता है इमोबाइल है, ओवम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करता है, तो ओवम अपनी प्लेस पे ही फिक्स रहता है। तो जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि यहाँ पर ये जो आप इस तरीके से साइटोप्लाज्म देखेंगे, दिस साइटोप्लाज्म इज फ्रॉम द ओवम, दिस साइटोप्लाज्म इज फ्रॉम द ओवम, इट इज नॉट फ्रॉम द स्पर्म। इज इट क्लियर? तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ से आया है? ओवम से। तो ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ट्रांसफर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? ऑफ द ओवम।
तो आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसमिशन होगा, वो कहाँ से होगा? हमेशा साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम से। कहाँ से होगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम से। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आइए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज इट अकर्स फ्रॉम द फीमेल। और ये जो भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल यानी कि मदर, फीमेल यानी कि मदर। मदर ने क्या दिया है? ओवम, और इसी ओवम से क्या आया है? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे जाइगोट के अंदर। जबकि फादर ने हमें क्या दिया है? फादर ने यानी कि मेल ने हमें क्या दिया है? स्पर्म। और ये जो फादर के थ्रू क्या आ रहा है? यहाँ पर स्पर्म आ रहा है। तो ये जो स्पर्म का आना है कहाँ से? फादर की साइड से। फादर की साइड से जो स्पर्म का आना है, इस फेनोमेनन में साइटोप्लाज्म लॉस हो जाएगा और ओवम में न्यूक्लियस तो दोनों का प्रेजेंट होगा। ध्यान से समझें, जो हमारा जाइगोट है, इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे होल इंडिविजुअल बन जाएगा, होल इंडिविजुअल विल फॉर्म। इसी के आगे क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? होल इंडिविजुअल, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म के बनने तक की यात्रा है, इस यात्रा में खास बातें क्या हैं? खास बातें ये हैं कि जो न्यूक्लियस है ये मदर से भी आ रहा है, ओवम से भी आ रहा है, फादर से भी आ रहा है, स्पर्म से भी आ रहा है। क्लियर? तो उसे हम 2n यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन बोल रहे हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो साइटोप्लाज्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कहां से आ रहा है? मदर से। तो अब आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, 5 मिनट और लगेंगे। क्लियर? वीडियो कंपाइल कर लेते हैं अपन। सिंपली आप ये बात समझ लें कि जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो आपके फादर के साइड का नहीं है, वो आपकी मदर के साइड का है। क्लियर? तो यही रीजन है आप कहीं ना कहीं मदर से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं देन द फादर। क्लियर? या फिर आप इसका अपोजिट देखते हैं, जो गर्ल्स हैं वो फादर से ज़्यादा इंटरेक्ट रखती हैं और बॉयज़ जो हैं वो मदर के लिए। क्लियर? तो वहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो पा रहा है बिकॉज कि आप हर केस में देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है वो किनका ट्रांसफर हो रहा है? मदर का। साइटोप्लाज्म हमेशा किसका ट्रांसफर होगा? मदर का। क्लियर है? इतनी बात आप याद रखें बस। तो आगे मूव करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप कभी हो सकता है एम्स के क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाए कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके लिख लें कॉपी पे। कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। स्टूडेंट, पैरामीशियम का जो कप्पा पार्टिकल है, पैरामीशियम का जो कप्पा पार्टिकल है, ये क्या शो करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या शो करता है ये? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसे आप किलर पैरामीशियम भी कह सकते हैं, सिम्बियोंट की तरीके से रहते हैं। अभी के लिए अब कप्पा पार्टिकल आपको डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। बट आप ये इंफॉर्मेशन ऐड कर लें अपने माइंड में कि कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, जो सीरिएटेड पैरामीशियम है, वहां पर इट विल शो व्हाट? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये क्या शो करते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, आइए क्वेश्चन टैकल करते हैं जो आपके नीट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करें और आपका आंसर सही होता है या गलत होता है प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ये आपके सजेशंस को देखते हुए ही मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं किसी एक क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करता हूं और आपको कंसेप्ट सीखना है, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा घर पे, वीडियो को पॉज करके। और अगर आप लोगों को मतलब कि क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की
मतलब मिस्टेक्स आ रही हैं तो कमेंट में वो भी आप मुझसे पूछिएगा कि सर इसका ऑप्शन ये क्यों नहीं हुआ। अगर एक्सप्लेनेशन आपको बेहतर लग रही है तो प्लीज़ इसके लिए कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। इज इट क्लियर? तो आइए, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक, समझते हैं, चेक करिए कि आपके आंसर सही हैं या गलत है। तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन फर्स्टली। वन ऑफ अ पेरेंट्स ऑफ अ क्रॉस, एक कोई क्रॉस है, क्रॉस कहने का मतलब कोई मेटिंग है, उसमें वन ऑफ अ पेरेंट मतलब कोई एक पेरेंट हैज़ अ म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन हो गई है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। जल्द ही मैं म्यूटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। इज इट क्लियर? तो ये जो म्यूटेशन है किसी भी पेरेंट, मतलब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वन ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ क्रॉस हैज अ म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इनके माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई है। इन दैट क्रॉस दैट पेरेंट्स टेक्स एज अ मेल। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में शुरुआत में आपको बताया गया कि पेरेंट्स में म्यूटेशन हो गई है। पेरेंट्स का मतलब मदर या फादर में से कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इन दैट क्रॉस दैट पेरेंट हैज टेकन एज द मेल। अब यहां पर आपको फिर आगे की क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया कि जो मेल है, मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई, मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो गई है स्टूडेंट्स? म्यूटेशन। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा। यहां तक इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक क्रॉस की गई जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई, और वो माइटोकॉन्ड्रिया किसका है स्टूडेंट्स? मेल का। तो मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई। क्लियर? ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, जो सेग्रीगेशन हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कहां पर? ऑफ F2 प्रोजेनीज, F2 जनरेशन की प्रोजेनीज में, F1 की बात नहीं कर रहे हैं, F2 जनरेशन की प्रोजेनीज में दैट म्यूटेशन इज फाउंड इन, ये म्यूटेशन कहां पर देखने को मिलेगी? अब ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हुई है और ये किस जनरेशन में देखने को मिलेगी। अब आपको कंसेप्ट पता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अभी आपने क्लास में पढ़ा, आप सभी लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस है वो स्टूडेंट किसकी तरफ से होता है? फीमेल की तरफ से होता है या मेल की तरफ से? मेल की तरफ से तो होता नहीं है, किसकी तरफ से होता है? फीमेल की तरफ से होता है। क्लियर? अगर फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन होता तब तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता, लेकिन मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हुआ है तो ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी यानी कि बच्चों में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फादर का यानी कि स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म देता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम प्रोजेनी में आएगी ही नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन सब रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/3 ऑफ द प्रोजेनीज, 1/3 प्रोजेनीज में। भाई मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हुई है तो ऑफ स्प्रिंग में माइटोकॉन्ड्रिया किसका जाता है? फीमेल का जाता है। तो मेल के माइटोकॉन्ड्रिया से 1%, 2% क्या 0% होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड में क्या कह रहे हैं? ऑल द प्रोजेनीज, एकदम गलत बात है। थर्ड वन इज 50% ऑफ द प्रोजेनीज, ये कह रहे हैं 50%। भैया जब माइटोकॉन्ड्रिया हमने कह दिया कि फीमेल का आता है तो 50% क्या 0.001% भी नहीं हो सकता। लास्ट वन इज नन ऑफ द प्रोजेनीज, इट इज 100% ट्रू, इट इज 100% ट्रू। कितना परसेंट होगा? नन ऑफ द प्रोजेनीज। इज इट क्लियर? तो ध्यान से समझे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेल का माइटोकॉन्ड्रिया लिया गया, इस मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो गई। तो ये बताइए कि जो F2 जनरेशन की प्रोजेनीज हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड होगी या माइटोकॉन्ड्रिया से जो डिजीज होती हैं, जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लोहमैन डिजीज होगी। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर से आता है, तो सिर्फ वही प्रोजेनी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से तब अफेक्टेड होगी जब फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हो। मेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चाहे एक बार म्यूटेशन हो चाहे 10 बार म्यूटेशन हो, एक भी बच्चे में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेल की तरफ से, फादर की तरफ से आता ही नहीं है।
इज इट क्लियर? अच्छा, अगर सर यहाँ पर फीमेल दिया होता तब क्या करते? अगर फीमेल दिया होता तो स्टूडेंट आंसर कौन सा हो जाता? अगर इस मेल की जगह क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता? फीमेल। जैसे कि ये मेल है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता पेरेंट टेक एज अ फीमेल। ध्यान से समझे, हो सकता है इस बार के नीट के क्वेश्चन में आ जाए, इसे इंपॉर्टेंट करिएगा। क्वेश्चन में इस बार के क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछ ले इन अ फीमेल। किसमें हो गई है? फीमेल में हो गई है। तब कितने में होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ऑल द प्रोजनीज, 100% प्रोजनीज में होगा। कहां पर होगा? ऑल द प्रोजनीज में होगा। देन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर? तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड करें और प्लीज अगर आपके आंसर सही आए हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।